हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो कल जो हम आप लोगों को बताए थे वर्क एनर्जी एंड पावर का कुछ कंसेप्ट बता लिए थे। आज उससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम लोग क्लियर करवाएंगे, ठीक ना। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कराएंगे तो वो है आप लोग को, वो बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ेगा और आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक ना। लेकिन विदाउट कंसेप्ट विदाउट क्वेश्चंस के आप ऑब्जेक्टिव टाइप करना मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। इसलिए आपको पहले हम कंसेप्ट बता लिए, फिर हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या है, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ बॉडी ऑफ मास एम रेस्ड टू अ हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक ना। एक हाइट एच तक जाता है, ठीक ना। तो बोलता है वर्क कितना होगा। तो वर्क हम बताते हैं कि वर्क कन्वर्ट हो जाता है क्या, एनर्जी में। और वर्क एनर्जी दोनों का क्या होता है, यूनिट जो सेम होता है। तो ये जो है अगर हाइट का कंसेप्ट आता है और कोई भी बॉडी है जिसका मास एम है, ठीक ना, एम है, और इसको इतना तक रेज किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका एनर्जी बनेगा। तो एम और एच है, इसके साथ अगर जी मिला देते हैं तो एम जी एच हो जाएगा। तो ये वर्क डन क्या होगा, एम जी एच के बराबर, यानी ये आपका एम जी एच क्या था, ये आपका था पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। तो ये जो वर्क डन होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो देखिए आंसर क्या कहा है कि मास एम है, हाइट एच है, ठीक है। वर्क डन निकालता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जा रहा है। अब यहाँ इज इक्वल टू एम जी एच दे दिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, वर्क डन भी वही होगा। बोलता है स्टेट ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ठीक ना। वर्क का ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी का ऐसा यूनिट है, एनर्जी का है जूल, ठीक ना। उसी तरह वर्क का भी है जूल, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है कि वर्क डे इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो लिख दिया है। ऐसा यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन होता है और इसके लिए होता है मीटर, ठीक ना। तो न्यूटन मीटर किसके लिए है, ये क्या है, 1 न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहते हैं, ठीक ना। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है इसका जूल होता है। ये आपको याद रखने हैं मेनली, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है इज वर्क स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको हम जब भी बताए थे, शुरुआत में ही बताए थे कि वर्क वर्क एनर्जी एंड पावर, ये तीनों क्या था आपका, तीनों क्वांटिटी था आपका, ये स्केलर था, ठीक ना। तो सिंपली हम लोग यह क्या कह सकते हैं कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। बात को देखिए किस तरह से हम लोग को इसको डिफाइन करना है, किस तरह से आसान होगा। 1 जूल ऑफ वर्क यानी वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन अगर 1 जूल हो तो 1 जूल ये कब हो सकता है, जब फोर्स यहाँ पे 1 न्यूटन का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा, तो ये 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए, ठीक ना। देखिए कितना आसान है, 1 जूल वर्क होने के लिए फोर्स कितना लगना चाहिए, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगा। बस यही बात को डिफाइन कैसे किया देखिए, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ पाओ। क्या कहा है यहाँ पे, 1 जूल ऑफ अ वर्क इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सर्टेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज, क्या है, 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। देखिए 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। यहाँ पे 1 न्यूटन होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जूल हो जाएगा आपका। बस यही पे ये डिफाइन किया है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फोर्स टू डू वर्क ऑन अ बॉडी, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोर्स टू डू वर्क ऑन अ बॉडी, कोई भी बॉडी में कोई भी फोर्स कब वर्क करेगा, ठीक ना। तो क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर कर दिया तो ये वर्क हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़े। आंसर क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। बस यही बात है, फोर्स तो रहेगा, इसके साथ अगर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट बनता है तो ये वर्क बन जाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो क्या बोलता है कि देयर आर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला क्या, इफ यू अप्लाई फोर्स एंड अ बॉडी डजंट मूव,
अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और मूव ही नहीं करता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स तो लगा दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, तो मतलब ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी जीरो। इस तरह से वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलता है सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, इज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे एक नया केस है, ठीक ना, ये जो बात बता रहा है, हालांकि आप लोग 9th क्लास से थोड़ा सा ऊपर कंसेप्ट ये बता दिया, ये 11th में हम लोग को पढ़ना था एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा सा आप बता देते हैं कि यहाँ बात को थोड़ा क्या है, बस थोड़ा सा तो समझना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू, एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, या वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस एफ एस, और कोस थीटा होता है एक्चुअल में, ठीक ना। ये एफ एस कोस थीटा होता है, एक्चुअल में ये कोस थीटा कहाँ से आ गया, तो आप लोग को ज़्यादा हम इससे ज़्यादा खींचेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ लंबा हो जाएगा। कोस 90 का वैल्यू अक्सर क्या हो जाता है, जीरो होता है, ठीक ना। तो ये कोस थीटा में अगर कोस 90 हो जाए, थीटा जगह अगर 90 डिग्री हो जाए, यानी परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाए तो इसका भी वैल्यू जीरो हो जाता है। तो किसी के साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन अगर परपेंडिकुलरली लग रहा हो तो ये तो जीरो हो जाता है, इसलिए वर्क डन भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इसके ये जो पॉइंट है ये आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ चीज़ है। सेकेंड कंडीशन जो है आपको आपके लिए नहीं है, इसलिए उतना टेंशन मत लीजिए, और अगर आप समझ चुके हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या कहता है, इन द अबव मेंशन कंडीशंस वर्क डन विल बी जीरो। ये दोनों केस में वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या कहा कि इज एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर वही क्वेश्चन है, हम क्या बताए थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों चीज क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली हम इसको बोले थे, ठीक है। तो हम बोल के निकल जाएंगे कि ये क्या है, वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या बोलते हैं, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट दिया है ये थोड़ा आप लोग के लिए टफ साबित हो सकता है। क्या बोलता है, if it were a vector then conservation of energy would be felt during the uniform circular motion in a radial potential and many other situations, ठीक ना। तो हालांकि यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये सारा चीज़ अभी आप लोग को उतना टफ चीज़ नहीं जानना है। जो क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर समझ जाइए कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। ये सब हम बाद में सीख लेना, वो सब थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ा के दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला व्हाट आर द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। हम दोनों के लिए आपको क्या बता चुके हैं कि इसका वर्क एनर्जी दोनों का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो बोला क्या है, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, दोनों का जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कहा है कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी व्हेन द बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली अलोंग द फ्रिक्शनल लेस सरफेस। अगर कोई भी सरफेस है, ठीक ना, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन यानी यहाँ पे जो है, यहाँ नीचे जो है टच जो करता है, तो इसके चलते क्या होता है, अगर फॉरवर्डली इधर जा रहा है ये बॉल, तो ये फ्रिक्शन क्या करता है, इसको इधर खींचता है, मतलब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन इसको रोकता है, ठीक ना। तो अगर बोलता है ये फ्रिक्शन लेस है, मतलब ये रोक नहीं रहा है, ये डायरेक्टली जा रहा है, तो क्या ग्रेविटी नीचे जो खींच रहा है ग्रेविटी, इसका कोई असर होगा। यही क्वेश्चन पर व्हाट, मतलब व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली अलोंग द फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो क्या बोलता है, इसका आंसर देखते हैं। बोलता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है, while the body is move horizontally, जब ये इधर मूव कर रहा हो, thus क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नॉट काउजिंग द मोशन, ठीक ना। अगर मोशन इधर जा रहा है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली है, और क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे काम करता है, तो बोलता है इसके चलते डजंट कॉज इन मोशन, सो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। यहाँ पे फोर्स मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चलते कोई वर्क होता ही नहीं है, इसलिए जीरो होता है, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलता है हाउ मच विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विथ स्पीड इज डबल्ड। अब इसके स्पीड को डबल कर दिया जाता है। कल हम लोग क्या पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये पढ़े थे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। अब बोलता है अगर इसके वेलोसिटी पहले v था, अब 2v कर दिया जाता है, ठीक ना, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेज आएंगे, ठीक है,
कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाली क्वेश्चन। हाफ एम वी स्क्वायर है, पहले वेलोसिटी v था तब, अब क्या हो जाएगा हाफ m, और v के जगह अब 2v कर दिया जाता है, तो हम 2v का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो कितना हो गया हाफ इंटू मास, अभी 2 2 जा 4, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या फ़र्क है इसमें और इसमें, हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखो हाफ एम वी स्क्वायर, और अभी जो हम लोग फाइंड आउट किए तो हाफ, ये कितना था 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक ना। तो इसमें फ़र्क क्या है, ये पहले 4 से मल्टीप्लाई नहीं था, लेकिन अब 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, मतलब 4 गुना ये बढ़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये सारा एक्सप्रेशन निकाल के क्या बोलता है, देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास एंड स्पीड। तो यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन पूछा था क्या कि, बोला है कि एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज इफ द स्पीड इज डबल्ड। अब बोलता है हाउ मच इंक्रीज, ठीक ना। तो देखते हैं पहले कि 4 बाय हाफ एम वी स्क्वायर इतना आया, अब कितना इंक्रीज किया था, तो हाफ एम वी स्क्वायर पहले था, ठीक ना। तो देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम दोनों जगह से बाहर कर देते हैं, तो ये 4 था और इससे पूरा निकल गया, तो ये बच गया अब 3 टाइम्स ना, 3 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक ना। 3 गुना बढ़ने का मतलब 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर बाय हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज का बात अगर पूछ दे तो, ठीक ना, परसेंटेज निकालना हो तो हाफ एम वी स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 इंटू 100 मिलके 300% बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसी का आंसर हम लोग का यहाँ पे गिवन है कि क्या हो जाएगा कि 300% बढ़ जाएगा एंड बिकम 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू। इंक्रीज कितना कर रहा है, 300% बढ़ जा रहा है, लेकिन अब प्रीवियस वैल्यू का कितना बढ़ जा रहा है, कितना हो रहा है, तो 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू, ठीक ना। प्रीवियस वैल्यू का 4 टाइम्स हो जा रहा है, और टोटल इंक्रीज क्या कितना क्या है, तो वो 300%, ठीक ना। अब बोलता क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। अब यही बात बोलता है, तो एक्सप्रेशन क्या था हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो सिंपली है कि जिसका मास m दिया हुआ है, वेलोसिटी v दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग देखते क्या है कि एक्सप्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। न्यू क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस वही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, हाफ एम वी स्क्वायर जो था ये शुरुआत में था। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहा था कि इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कर दिया जाए कि इसके जो स्पीड है इसको हाफ कर दिया जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर था, ठीक ना। क्या है एक्सप्रेशन, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल में अगर इसके वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाता है, मतलब हाफ एम वी, एम और वी के जगह हम लोग वी बाय 2 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाय 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो यही बात कहा है, यहाँ से निकाल के क्या कहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर में देख रहे हैं कि वी स्क्वायर बाय 4 हो जा रहा है, तो हैंस द काइनेटिक एनर्जी वुड बी रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू, ठीक ना। ये 1/8 इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके 1/8 हो जा रहा है, तो एक्चुअल में था हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक ना। इसका डिवाइडेड बाय 4 हो गया है ना, तो 1/4 ये आपका रिड्यूस हो जा रहा है, वही बात कहता है। ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्या होता है कि कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर है हम लोग देख पाते हैं, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मास है, ठीक ना, और ये वेलोसिटी है, ठीक है। रजिस्टर्ड किस पे डिपेंड कर दिया, ये जनरली ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिंपली हम समझ जाएंगे उसी से। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है विच वुड हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है, डबलिंग द मास
और डबलिंग द वेलोसिटी। सबसे ज़्यादा बोला है कि कौन सा ग्रेटर इफेक्ट डालेगा, ठीक ना। क्या है, मास को अगर डबल कर देते हैं तो, या वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो, कौन सा, मतलब ये 2 टाइम्स कर देते हैं तो मास, देखिए बात को समझिए, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है, तो स्क्वायर किस में लगा हुआ है, अगर मास में लगाते हैं तो ओनली 2 टाइम्स बढ़ता है, ठीक ना। लेकिन वेलोसिटी में लगाते हैं तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4v स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा अगर वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो कौन सा ज़्यादा रहा ग्रेटर इफेक्ट, तो वेलोसिटी को बढ़ाना। बस देखिए अब आंसर को कैसे दिया हुआ है। If the mass of the body is doubled, its kinetic energy also get doubled. And if the mass of the body is halved, its kinetic energy also get halved. यही बात मास का लेके चल रहा है कि अगर डबल करते हैं तो डबल हो जाएगा, और अगर हाफ करते हैं तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर इसको हम डबल करते हैं मास को तो 2 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, अगर हाफ करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर बोला है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अभी बताएं आपको, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ, इट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4, ठीक ना। क्योंकि अगर v/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, इसका स्क्वायर होगा तो v²/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा असरदार है, तो बोलता है इट्स ऑब्वियस दैट द डबलिंग ऑफ द वेलोसिटी हैज़ अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी देन डबलिंग ऑफ मास। ठीक है, बस थ्योरी समझना है, बस फार्मूला से ही सारे चीज़ हम लोग का क्लियर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ फास्ट शुड अ मैन of 50 kg run so that the kinetic energy will be 625 जूल, यानी कि ये एनर्जी दे रहा है, ठीक ना। अब ये एनर्जी क्या हो सकता है, कितना फास्ट दौड़ना चाहिए, मतलब ये हम काइनेटिक एनर्जी पे हम लोग लेंगे कि क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एनर्जी दिया हुआ है 625, ये एनर्जी की जगह पुट कर दिए, इक्वल टू हाफ पुट कर दिए, मास के जगह 50 पुट कर दिए, और वी स्क्वायर पुट कर दिए, ठीक है। अब ये जो है 2 25 ज़ा 50 हो जाएगा। अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 25, तो हो जाएगा कितना, v² इज इक्वल टू 625/25। तो इसे कट कर दिए तो ये 25 हो गया। मतलब ये क्या हो गया है कि v² इज इक्वल टू 25 हो गया, तो v इज इक्वल टू √25 हो जाएगा। अब 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं ना, तो 2 के बदले हम लोग वेलोसिटी कितना निकाल दें, 5, ठीक ना। तो कितना फास्ट दौड़ना चाहिए, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हिसाब से दौड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मास में दिया, अच्छा ये केजी में है तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है, ठीक है। इस सॉल्यूशन देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें कैसे सॉल्व किया है, हालांकि वो शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक नहीं है, वो भी ऐसे ही किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और बोथ, ठीक ना। जो नीचे दिए हुए हैं ये देखना है हम लोग। अ मैन क्लाइंबिंग अ हिल, अगर ये हिल पे चढ़ रहा है, ठीक ना, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। तो बोलता है लेकिन ये मूवमेंट भी कर रहा है, तो दोनों काम कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ लिखता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टू, ठीक है, सिंस द पर्सन गेनिंग हाइट अलोंग विथ अ वेलोसिटी, किस स्पीड से भी जा रहा होगा और कुछ हाइट को कवर कर रहा है, इसलिए इसमें दोनों दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों है। बोलता है फ्लाइंग एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन का एग्जांपल दिए थे आप लोग को कि एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है, ठीक ना, तो इससे क्या है कि ये कुछ हाइट से है, तो हाइट से है यानी कि ये पोजीशन पे डिपेंड कर गया है, तो ये mgh क्या हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी। और ये मूवमेंट भी कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, तो दोनों इसमें मौजूद है। बोलता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है, सिंस एरोप्लेन पोजेस मोशन एंड हाइट बोथ, ठीक ना, वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, ए बर्ड रनिंग ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड में ये रन कर रहा है, तो ग्राउंड में रन कर रहा है यानी कि इसका हाइट तो है ही नहीं, हाइट इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक ना। मतलब सी क्या कहता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी सिंस द बर्ड डू नॉट पोजेस हाइट बट वेलोसिटी है लेकिन हाइट नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं कि ए सीलिंग फैन इन द
ऑफ पोजीशन, अगर इस तरह से एक सीलिंग फैन है, ठीक ना, इस तरह से है सीलिंग फैन, अगर ये ऑफ पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन के यानी ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका जीरो हो गया। लेकिन कुछ हाइट में तो ये रहता है ना, इसलिए हाइट अगर है पोजीशन के चलते क्या हो जाएगा, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करेगा। तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी सिंस द फैन इज एट हाइट बट नॉट मूविंग, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट, क्या बोला है, ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग लेइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक ना, एक स्प्रिंग है इस तरह से, ये स्ट्रेच है, ठीक ना, तो स्ट्रेच है, ग्राउंड में रखा हुआ है, तो क्या है, इसके पास वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन क्या है इसके पास, देखिए यहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, रेदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना, एज इट डू नॉट पोजेस मोशन, अब ये मोशन में नहीं है तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक ना, क्योंकि अगर उसको स्प्रिंग को छोड़ देने से फिर वो अपना ओरिजिनल जो पोजीशन है उसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो ये उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी नहीं था, ठीक है। इस तरह से आप लोग का आज का क्लास कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे से आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप ही ओनली बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।